everyone, welcome back to our channel Geo for You and we are back with another topic of class 10 science. तो आज से हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। हमने बायो का सेक्शन पूरा खत्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो अभी जाकर देख लो। आज से हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन जितनी भी हैं सारी पढ़ेंगे और उनको लिखना कैसे है इक्वेशन में वो पढ़ेंगे। तो डिटेल चैप्टर है, आपका बेसिक चैप्टर है, बेस इससे कवर होगा जिससे आप आगे केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ पाओ। तो जिन लोगों को भी केमिस्ट्री नहीं पसंद है, मैं कोशिश करूंगी कि वो अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, आराम से रिलैक्स होके इसको समझना है, आ जाएगा समझ में। इजी होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको सब समझ में। तो केमिकल रिएक्शन, इससे पहले हम 2-3 टर्म पढ़ते हैं जो कि हमने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। आपको याद है चेंज? हमने शायद पढ़ा होगा, हमने नहीं तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। चेंज, चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब बदलाव, है ना। हर किसी की लाइफ में बदलाव आते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर लिविंग बीइंग्स और हम अर्थ पर रहते हैं, तो हमारे लाइफ में क्या होंगे? चेंजेस होंगी, चाहे वो इमोशनल चेंज हो, चाहे फिजिकल चेंज हो, चाहे केमिकल चेंज हो। बहुत सारे तरह की चेंजेस होते हैं। इमोशनल मैंने ऐड कर दिया, हम यहाँ पे इमोशनल चेंजेस नहीं पढ़ेंगे। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैंने बोला, मान लो कि आपका आज ये फुटबॉल खेलने का मन है, कल बैडमिंटन खेलने का मन है, तो चेंज आ गया ना। इट जस्ट द एग्जाम्पल, ऐसा कुछ हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बट चेंज का बेसिक मतलब ही ये है कि कुछ ना कुछ अलग होना, बदलना, ठीक है। तो हमारे 2 तरह के चेंज होते हैं। एक चेंज होता है फिजिकल और एक चेंज होता है केमिकल, ठीक है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये चेंज के बारे में हमने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज कौन से होते हैं, केमिकल चेंज कौन से होता है। अभी अगर हम फिजिकल केमिकल चेंज छोड़ दें, जनरल पे आते हैं, आपके डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे चेंजेस देखते हो जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी से ही बताती हूँ, एनसीईआरटी में सबसे स्टार्टिंग में ही लिखे हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि आप मिल्क को गर्मी में बाहर ऐसे ही छोड़ दो रूम टेम्परेचर पे, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना, फट जाएगा मिल्क, दूध फट जाएगा। वो फटा कैसे? एक रिएक्शन हो गई, कुछ भी एनवायरमेंटल कंडीशन गर्म होने की वजह से, एनवायरमेंट गर्म होने की वजह से वो फट गया। हम नॉर्मली फ्रिज में रखते हैं, है ना। ऐसे ही आपके जो कोई भी मेटल की रॉड होती है, मेटल नहीं सॉरी, आयरन की रॉड होती है या आयरन की कोई भी बनी हुई चीज आप ऐसे खुले में रख दो, एटमॉस्फेयर के मतलब आसपास, मॉइस्चर के आसपास रख दो, क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगी। ये क्या है? चेंज है। ये सारे चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हैं ये, केमिकली चेंजेस आ रहे हैं। रस्ट जो लगती है ना, जो जंग लगती है, वो भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो आपकी केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस है आपकी डे टू डे लाइफ में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद का कोई एग्जाम्पल बताना जो आपने देखा हो, है ना। अभी 2-3 एग्जाम्पल शायद आपके एनसीईआरटी में भी है, रुको मैं एनसीईआरटी लाती हूँ। देखो स्टार्टिंग में ही लिखे हैं। अब जैसे ग्रेप्स होते हैं, आप ग्रेप्स को ऐसे ही रख दो तो वो क्या हो जाते हैं? वो फर्मेंट हो जाते हैं। ये भी केमिकल रिएक्शन है। खाना पकता है, आप खाने को गैस पे पकाते हो, वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकली वो चेंज आ रहा है ना। खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो चेंज। ऐसी बहुत से एग्जाम्पल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखोगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। सो इसको रख देते हैं। अब आते हैं टेक्निकल टर्म पर। ये तो था, हमने जनरल बात कर ली कि आपके आसपास क्या होता है, कौन कौन सी चेंजेस होता है। टेक्निकल टर्म है फिजिकल और केमिकल। समझता है? फिजिकल समझ, फिजिकल चेंज वो होते हैं जो रिवर्सिबल हो। फिजिकली चेंजेस, जैसे आपने एक पेपर को ऐसे ऐसे बुचड़ी बुचड़ी कर दिया, ऐसे उसको मोड़ मोड़ दिया, एक पेपर लिया उसको मोड़ दिया। अब उस पेपर को मोड़ने के बाद जब आप उसको ओपन करोगे तो उसको आप थोड़ा सीधा करोगे, दैट विल बी बैक टू द नॉर्मल, है ना। वो हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मुचड़ दिया है तो नहीं होगा, बहुत सलवटारी थी। पर थोड़ा सा आपने से फोल्ड किया, या आपने उसको गुजर गुजर छोड़ो, आपने फोल्ड किया, एडजस्ट एडजस्ट फोल्ड किया, उसको खोलोगे तो वापस पेपर वैसा हो जाएगा।
हो जाएगा ना, दैट इज फिजिकल चेंज। वो रिवर्सिबल हो सकते हैं चेंज, लेकिन आप उसी पेपर को आप फाड़ दो, क्या वो दोबारा बिल्कुल वैसा हो पाएगा? नहीं। टेप वेप लगाओगे, गोंद लगाओगे, बट बिल्कुल वैसा नहीं हो पाएगा, है ना? तो जब वो वैसा नहीं हो पाएगा, दैट इज योर केमिकल चेंज। इट जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है। एग्जैक्ट एग्जाम्पल मैं भी आपको लिखवा दूंगी जब आपको नोट्स कराऊंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था, केमिकल रिएक्शन में केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। पेपर इज नॉट जस्ट एग्जाम्पल, केमिकल इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में। फिजिकल रिएक्शन में, फिजिकल चेंज में, सॉरी, फिजिकल चेंज में ऐसा कोई एज सच केमिकल नहीं होता, क्योंकि केमिकल जो चेंज है उसमें केमिकल ही चेंज होता है और वापस से वो चीज वैसे नहीं हो सकती। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ड्रस्ट जो भी मैंने बताया, उसमें ऐसा चेंज आता है कि दैट इज नॉट कम टू बैक टू दैट नेचुरल आयरन वाला। आप उसको पेंट कर देते हो, बट नॉट जस्ट जो स्टार्टिंग में था वो तो नहीं होगा ना, रस्ट लग जाती है, एक चेंज आता है, ठीक है? दैट इज योर केमिकल। और अगर मैंने अब बोल दिया कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि हाँ रिवर्सिबल बोल दिया तो पत्थर की लकीर। केमिस्ट्री है भाई, थोड़ा बहुत चेंज, थोड़े बहुत एक्सेप्शन हर जगह होता है, ठीक है? तो ये था केमिकल और फिजिकल सच। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में 3 एक्टिविटी दी है, 3 एक्टिविटी जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। अब हम इस चैप्टर में फिजिकल तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल केमिकल तो हम लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम सिर्फ केमिकल पे फोकस करेंगे। तो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं कुछ, मतलब रिएक्शंस नहीं है, वो 3 एक्टिविटी है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी है। मैं दिखा देती हूँ एक बार। एक एक्टिविटी ये वाली है, इस पेज पे लिखी है फर्स्ट पे, और 2 एक्टिविटी ये दोनों है। तो मैं समझा आपको तीनों दूंगी, बट एक की एक की ऑब्जर्वेशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, होमवर्क हो। तो पहली एक्टिविटी जो है वो है आपकी मैग्नीशियम रिबन, ठीक है? जो केमिकल चेंज होते हैं ना, इसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। जब ये रिएक्शन होती है तो एक नया सब्सटेंस बनता है कुछ केमिकल्स को मिला। तो वही है आपकी पहली एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी करते हैं, नोट्स में अभी आपको लिखवा दूंगी, अभी बस समझ। सबसे पहली एक्टिविटी करते हैं, चेंज हटा देते हैं। तो अब केमिकल रिएक्शन की बात करें, एक्टिविटी नंबर 1, आपने क्या लिया, आपने एक रिबन लिया जो कि किसका है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम, ठीक है? इस मैग्नीशियम रिबन की स्ट्रिप ली, क्या ली, स्ट्रिप सी ली, इस टाइप की होती है थोड़ी, ठीक है, ऐसे पतली सी strips। अब उसको क्या किया, उसको आपने फ्लेम पे रखा। किस पे रखा, फ्लेम पे, बर्नर, फ्लेम, जो भी आपकी लैब में यूज होता है। जब आपने इसको फ्लेम पे रखा तो आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, उसके जलने की वजह से क्या आई, वाइट फ्लेम आई। क्या आई, वाइट फ्लेम आई, और एंड में वाइट पाउडर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है? क्या प्रोड्यूस हुआ, पाउडर। अब ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन। जब भी हम किसी चीज को बर्न कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ चीज बर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंबशन, ठीक है? जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम को बर्न किया हमने, मैग्नीशियम रिबन को, तो आपका व्हाइट कलर की फ्लेम आई, फिर लाइट सी फ्लेम आती है, डार्कलिंग सी फ्लेम। कभी आपको स्कूल में लैब में मौका मिले तो करके देखना, टीचर के साथ ही करना, खुद से मत कर, ठीक है? दैट इज ऑल, टेक द प्रिकॉशंस। अब क्या हुआ, व्हाइट पाउडर बना। अब जो ये व्हाइट पाउडर है, ये है क्या, क्या बना? अब हम एक क्विक क्विक देख लेते हैं, इसको मैं अच्छे समझाऊंगी बाद में, और एक क्विक बता देती हूँ। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, आपके ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। बेसिक पता होगा तो। इससे बना आपका MgO। तो ये व्हाइट पाउडर है ना, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका है, मैग्नीशियम, ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये थी आपकी पहली एक्टिविटी, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन भी बता दी मैंने, इक्वेशन भी बता दी। ये तो बहुत सिंपल थी, हमने इजीली देख लिया क्या केमिकल रिएक्शन हुई, क्या चेंजेस हुए, है ना? अब अगली एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2, ये थी 1, इधर 2 कर लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 है आपकी, आपने लिया लेड नाइट्रेट। क्या लिया आपने, लेड नाइट्रेट।
लेड लेड नाइट्रेट को आपने लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें ऐड किया, क्या ऐड किया आपने? पोटेशियम आयोडाइड। क्या ऐड किया? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, आपने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया तो यहाँ पे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें एक मेटल आपका दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करे, तो ये हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में आपको बुक में एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हुआ क्या, इन दोनों को मिला के आपका जो सब्सटेंस बना वो था प्रेसिपिटेट आउट हो, वो इनसॉल्युबल था तो वो प्रेसिपिटेट हो गया और प्रेसिपिटेट बनी येलो कलर। अब वो बना क्या? दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब आपने मिक्स किया, जब ऐड किया लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड तो आपका बनेगा लेड आयोडाइड। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड होता है PbI2 और इस ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्या करेगा? PPT हो जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा और प्रेसिपिटेट का कलर होगा येलो। क्लियर? प्रेसिपिटेट का क्या कलर होगा? येलो कलर। तो येलो कलर आया। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी ये आप लिख के बताओ। ठीक है, लिख लोगे ना? इजी है, कमेंट सेक्शन में लिख। इसकी इक्वेशन लिखोगे प्रॉपर, लेड नाइट्रेट की फॉर्मूला, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला और जब ये पोटेशियम आयोडाइड लेड आयोडाइड बना तो साथ में एक प्रोडक्ट और बनेगा, बता देती हूँ क्या बनेगा। देखो ये लेड यहाँ से लिया, आयोडाइड यहाँ से लिया, क्या बचा? पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट ये दो बन गए। ठीक है, क्लियर है इतना? अब थर्ड एक्टिविटी इसको रब करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि थर्ड एक्टिविटी आपकी होमवर्क है। ठीक है, तो थर्ड एक्टिविटी में किया क्या हमने, आराम से समझाते हैं। हमने ये जिंक ग्रैनुल्स और उनको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिए या कॉनिकल प्लांट में डाल दिए, उसको कवर किया और कवर करके उसके कवर करने से पहले सॉरी हमने डाला HC। क्या डाला? HC या H2O। आप तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑब्जर्वेशन क्या होगी। आप कैसे भी किसी की हेल्प लो, कुछ भी करो, होमवर्क है आप। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या चेंजेस आएंगे जिंक में, जिंक ग्रैनुल्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ HCl या H2SO4 जो कि हाईली कंसेंट्रेटेड एसिड है। बट एक रिक्वेस्ट है, खुद से एसिड वगैरह का यूज मत करना। अगर आप ये परफॉर्म करके देख रहे हो लैब वगैरह में तो प्लीज टीचर वगैरह या किसी बड़े को जो आपका सुपर मतलब वहाँ पे सुपीरियर ऑफिसर्स को पता हो कैसे हैंडलिंग करनी है उसी के सामने करना। ठीक है, तो इसका ये होमवर्क है। थर्ड एक्टिविटी पढ़ लेना, थर्ड एक्टिविटी और फिर रिप्लाई देना। ऑब्जर्वेशन है वो आपको बताए। ठीक है, प्लीज होमवर्क कर दो, हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं इसे रब कर देती हूँ। तो चलो अब समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है और क्या बना रहा है? एक नया सब्सटेंस बना रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है। ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब हमें सबसे पहले करना क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, इक्वेशन लिख के बताई थी, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म। लेकिन सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। हम क्या लिखते हैं? वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं और वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं? प्रॉपर पूरा पूरा लिखते हैं। अब देखो ये बात याद रखना कि सेंटेंस में लिखना, अब जैसे पहली एक्टिविटी थी मैग्नीशियम विद रिबन वाली, तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे मान लो मुझे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में तो मैं वर्ड इक्वेशन का यूज करूंगी। और अगर मैं सेंटेंस फॉर्म में लिखूंगी तो कितना लंबा हो जाएगा। देखो मैं बोल रही हूँ जैसे कि मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद in the presence of oxygen and give rise to the magnesium oxide that is in the white in color, है ना, and give the flame of white color। ऐसे मतलब इक्वेशन मैं लंबी सी सेंटेंस लिख रही हूँ, लेकिन अगर मुझे शॉर्ट में समझाना है तो सबसे पहला काम होता है वर्ड इक्वेशन लिखने का। क्या होता है? वर्ड इक्वेशन लिखने का। वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे हम? देखो रिप्रेजेंटेशन है, हम लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन। चलो रिबन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। मैग्नीशियम को क्या किया? बर्न किया है, तो
आप रिबन मत लिखो, मैग्नीशियम को लिखो ऑक्सीजन के साथ, और उसने गिव राइज क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब इस वर्ड इक्वेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहला पॉइंट कि जो वर्ड इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज दिखाया जाएगा। देखो रिएक्टेंट ये रहे, प्रोडक्ट ये रहा, चेंज दिखा रहे हैं कि दो रिएक्टेंट जुड़े तब एक प्रोडक्ट बना, और उनके बीच में एक एरो होगा, एरो बना रखा मैंने। सबसे पहला जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होता है, जो यूज हो रहे हैं, जो यूटिलाइज हो रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं या टूट रहे, दैट इज द रिएक्टेंट, जिससे एक नया प्रोडक्ट बनना है। और जो नया प्रोडक्ट, सॉरी, जो नया सब्सटेंस बना उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो लेफ्ट पे है, जितने भी होंगे उनके बीच में हम क्या डाल देंगे, प्लस का साइन डाल देंगे। और प्रोडक्ट होते हैं राइट हैंड साइड में, देखो राइट हैंड साइड में यहाँ तो एक ही है, अगर दो बनते हैं तो उन दोनों के बीच में प्लस का साइन, जितने भी है प्लस प्लस करके लिख देंगे। अब और इनके बीच में एक एरो होता है इस तरह का, देखो ये एरो, और इसका जो हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करेगा, जिससे ये बताया रहा है कि इस तरफ डायरेक्शन बता रहे हैं, इस तरफ क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। ठीक है। तो ये सबसे पहला काम था कि हमने वर्ड इक्वेशन लिखनी। अब इसके बाद ये लिख लेना, ये पॉइंट्स हैं जो आपके वर्ड इक्वेशन को डिफाइन करता है। ये मैंने पहली जो एक्टिविटी थी उसकी रिएक्शन लिख दी। एक रिएक्शन और लिख देता है, यहाँ दिख रहा है, सेकेंड वाली रिएक्शन लिख देते हैं, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड give rise to lead iodide plus potassium ये मैंने दूसरी रिएक्शन लिख दी, दिख रहा है ना यहाँ पे। ओके, तो ये भी वर्ड इक्वेशन लिख दी। अब हमने ये तो सीख लिया कि वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको और शॉर्ट में लिख रहे हैं, मैं और छोटा लिखना चाहती हूँ, इतने वर्ड भी नहीं लिखना चाहती, तब मैं यूज करूंगी सिंबल्स का। आपकी केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल है जिसका चैप्टर आपका कट हो चुका है, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, बट स्टिल आप पीरियोडिक टेबल को एक बार रिवाइज करते रहना, सिंबल्स देखते रहना। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स है, जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनके सिंबल देख लेना है ना। उससे क्या होगा कि केमिस्ट्री में सिंबल्स इजी हो जाएंगे। जैसे अब मैग्नीशियम का सिंबल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इजी होता है वैसे तो, जो नाम है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, Mg। ऑक्सीजन के लिए हम O2 यूज करते हैं, O इज अ सिंगल एटम, बट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो एयर डबल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, दैट इज योर कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब आपके एक से ज्यादा एटम्स हैं तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये भी आपका एटम है और ये आपका मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये प्रेजेंट है दो के साथ, ये कंबाइन होके प्रेजेंट होता है। आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा MgO। ठीक है। ऐसे ही लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3 और ट्वाइस। ये सब हम बाद में समझेंगे कि यहाँ पे 2 क्यों आया, 3 कैसे है, इसका 2 आया कैसे, ये सारी ये वैलेंसी वाला सिस्टम होता है, समझेंगे ये भी बाद में। अभी सिर्फ सिंबल समझो, पोटेशियम आयोडाइड के लिए पोटेशियम और आयोडाइड, इधर बनेगा PbI2 और KNO। ठीक है। अब एक चीज बताऊं, हमने एक चीज नोटिस करनी है कि इस इक्वेशन में इस तरफ और इस तरफ एटम के नंबर सेम है क्या। देखो इस इक्वेशन में नहीं है, तो आपकी इक्वेशन दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। आपको दोनों तरफ क्या चेक करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स चेक करने हैं। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो आपकी इक्वेशन बैलेंस है, और अगर सेम नहीं है तो दैट इज अनबैलेंस, हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। हमने इक्वेशन लिखना सीख लिया, कैसे लिखते हैं इक्वेशन, दैट इज योर इक्वेशन। केमिकल चेंज हुआ और उसकी इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे। अब वो इक्वेशन आपकी बैलेंस भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बैलेंस भी होनी चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपका दोनों साइड के एटम सेम हो। ठीक है। अगर नहीं है तो उसको करो। और ये जो आपके बिना बैलेंस किए जो इक्वेशन हम लिख देते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, जब समझाने के लिए या एज एग्जांपल देने के लिए, उसको बोलते हैं हम स्केलेटल इक्वेशन, कि आपकी स्केलेटल
जैसे आपका शुरुआत स्केलेटल से होते हैं ना बॉडी की, आपके बॉडी में मसल, स्किन, सेल्स सब आ रहे हैं, बट सबसे पहले क्या है, सबसे लास्ट क्या है जो बचता है एंड में आपके डेथ के बाद, जो अगर आपको ऐसे ही छोड़ देते तो मांस वगैरह तो गायब हो जाएगा, लेकिन बचता क्या है, स्केलेटन। तो वही आपकी इक्वेशन, ये स्केलेटल इक्वेशन है, इसमें अभी हम मांस वगैरह, मसल वगैरह, स्किन वगैरह जोड़ेंगे। स्किन कैसे जोड़ेंगे, बैलेंस करके। बैलेंसिंग के भी स्टेप्स हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो, है ना। तो हम लोगों ने बेसिक बेसिक टर्म्स और बेसिक बेसिक चीजें तो समझ लिए, कैसे आपको इक्वेशन लिखनी है, कैसे आपको पहले वर्ड्स पहचानने हैं कि कौन सा केमिकल है, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, ये सब बेसिक बेसिक हमने समझ लिया है। अब अगला टॉपिक आपका बैलेंसिंग है, इक्वेशन का कैसे हम बैलेंस करते हैं, बट ये टॉपिक में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इस वीडियो को हम इंट्रोडक्शन ही रखते हैं, पूरा चैप्टर मैं आपको यहाँ पे वर्डिंग्स में समझा दूंगी कि ओवरऑल आपके चैप्टर में है क्या। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में कवर करेंगे। बैलेंसिंग से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। इस वीडियो में आपका बेसिक ही रहने देते हैं, और मैं अब आपको बता देती हूँ कि आगे चैप्टर में क्या क्या और है। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया, इसके बाद हम करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में वही है कि नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है, दोनों साइड क्या हो, सेम एटम्स हो, इसके लिए बैलेंसिंग होती है। ठीक है, बैलेंस करना जरूरी है। तराजू होता है ना, तराजू के दोनों साइड बैलेंस करनी होती है, इक्वल वेट रखना होता है। ऐसे ही इक्वेशन में भी हमें इक्वल वेट रखना होता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी हम समझते हैं कि केमिकल इक्वेशंस, और अब हम इसमें कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन। कौन सी, कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल भी दिया था एक्टिविटी में, है ना। और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन, ये भी आपकी एक केमिकल इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और क्या है, हाँ, और हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया ओवरव्यू, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म है। ये सारी इक्वेशन, सारी रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको एक एक रिएक्शन बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको नाम से पता चलता है कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा ना, कोई दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें हम कंबाइन करेंगे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनेगा, कैसे, कंबाइन करके। सिंपल, जब आप एक से ज्यादा का सब्सटेंस लोगे, रिएक्टेंट लोगे और उनको ऐड कर दोगे, तो आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करके बना रहे हैं। जैसे कि आपका लाइम वाटर वाला रिएक्शन होता है। लाइम वाटर वाले रिएक्शन में क्या होता है, एक ये थोड़ा डिफिकल्ट रिएक्शन है, इससे पहले थोड़ा इजी वाला समझते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। एग्जांपल है आपका वाटर का फॉर्मेशन। कॉम्बिनेशन में होता है ना वाटर का फॉर्मेशन, एक क्या होता है वाटर फॉर्मेशन में, दो हम एलिमेंट लेते हैं, दो रिएक्टेंट लेते हैं, कॉम्बिनेशन का बता रही हूँ। जैसे हमने लिया H2 और O2, और हमने बना दिया H2O। ये अनबैलेंस्ड है अभी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, अभी बैलेंस नहीं किया, बैलेंस सीखेंगे बाद में। तो हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जोड़ा तो हमारा वाटर बन गया। या फिर आप बोल सकते हो कार्बन और आपका ऑक्सीजन को जोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना। ये तो हो गई सिंपल रिएक्शन। एक डिफिकल्ट रिएक्शन होती है इसमें, ये सब एनसीईआरटी की है, मैं एनसीईआरटी से अलग नहीं बता रही हूँ आपको, आप एक बार बुक खोल के देखोगे आप सब मिले। ठीक है, एक और रिएक्शन होती है क्विकलाइम स्लेकलाइम वाली, जिसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, H2O के साथ, जिससे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना। वो भी एक सिंगल प्रोडक्ट है, साथ में हीट रिलीज होती है। दैट इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको ओवरऑल ऊपर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, यहाँ कॉम्बिनेशन हो रही थी, जोड़ रहा था, डीकम्पोजिशन में टूटेगा। कोई एक रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट होगा एक, यहाँ रिएक्टेंट कितने थे, टू और मोर। ठीक है, और यहाँ कितना होगा, एक होगा रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा डिकम्पोजिशन में, जो कि टूट रहा होगा एक से ज्यादा
प्रोडक्ट में, जैसे कि आपका FeS4 है ना, फेरस सल्फेट, ये टूटता है आपका फेरिक सल्फेट, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो फेरिक सल्फेट ही होगा, एक बार चेक कर लेना। और SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हो गया आपका डीकम्पोजिशन का। डीकम्पोजिशन का एक एग्जांपल और होता है, आपके एनसीईआरटी में ही है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि आपका टूट जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, दैट इज ऑल्सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तो बता ही दिया था डिस्प्लेसमेंट में, याद है, पर उसमें डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी। वो एग्जांपल जो एक्टिविटी 2 है वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें दोनों ही प्रोडक्ट अलग हो रहे थे। जैसे कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में लेड आयोडाइड बन गया था, लेड आई के साथ चला गया था और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ चला गया था, तो आपके दोनों ही मेटल जो है डिस्प्लेस हुए हैं, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट ही पहले समझ लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, कोई दो एटम पहले डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, कोई एक एटम जा रहा है किसी और कंबाइन रिएक्टेंट के पास, जैसे कि आपका जिंक हो गया, एग्जांपल दे देती हूँ, जिंक गया आपका जा रहा है CuSO4 के पास, और इसने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस किया, ZnSO4 बना दिया और Cu अलग कर दिया। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये जो मेटल है, जो सिंगल मेटल है, ये ज्यादा रिएक्टिव हो, जो जिसको हटाना है, जिसको डिस्प्लेस करना है, उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आयरन रख देती तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ठीक है, जिंक था इसलिए डिस्प्लेस कर पाया। ऐसे मतलब रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो जिसको डिस्प्लेस करना है वो कम रिएक्टिव होना चाहिए, जिससे डिस्प्लेस करना है उससे, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक एटम था जो एक आपका मॉलिक्यूल में से और एटम को रिमूव कर रहा था, हटा रहा था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आपको बताया था, किसका एग्जांपल बताया था, जो आपने एक्टिविटी करी थी उसी का एग्जांपल बताया था, लेड नाइट्रेट वाला, है ना। इसमें क्या हुआ था, आपका लेड ने आई के साथ बनाया और पोटेशियम ने नाइट्रेट के साथ बनाया, तो आपका दोनों ही डिस्प्लेस हुए, एक दूसरे को एक्सचेंज किया बेसिकली, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप बचपन से पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, रिडक्शन में आपका ऑक्सीजन का लॉस होता है या हाइड्रोजन का एडिशन होता है ना, दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी कंबशन रिएक्शन भी होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ना, दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सिंपल है, ठीक है। तो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बता दिया मैंने आपको। अब लास्ट है आपका जो टॉपिक है, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अगर अलग सी वीडियो बनी तो अलग से बना लेंगे, ये तो इनके साथ हो गई तो इनके साथ बना लेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपकी, ये सिर्फ एक रिएक्शन बताने के लिए है कि कोरोजन में ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसकी वजह से रस्ट बनती है, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, रस्ट बेसिकली वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो बनता है, और रेंसिडिटी भी वही है जो फ्रूट्स वगैरह में हो जाती है, खराब हो जाते हैं, ये वो टॉपिक है। तो ये ओवरऑल मैंने पूरा टॉपिक आपको समझा दिया है। अब बस इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक एक रिएक्शंस उठा के समझाऊंगी, जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी में बताया है बिल्कुल वैसा वैसा समझाऊंगी। आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, और मैं आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का पोर्शन वीडियो में भी दिखा दूंगी अभी, ठीक है, अभी भी, और साथ साथ जब हम पढ़ते जाएंगे तब भी। आपको भी क्या करना है, लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है और साथ में भी एनसीईआरटी लेके बैठना है। तो ये हो गया आपका पूरा बेसिक क्लियर कर दिया मैंने, कैसे रिएक्शन लिखनी है, कैसे आपको समझना है, और जो एक्टिविटी होमवर्क दिया है वो आपको करना है, ठीक है। अगली वीडियो में हम पहले बैलेंस करना सीखेंगे, और जितनी रिएक्शन हो पाएगी उतनी रिएक्शन करेंगे, और देन कम टू द नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपकी 3 वीडियो में कवर हो जाएगा, या मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लॉन्ग बना दे, तो 2 वीडियो में इट विल कवर। तो आपको बेसिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना मत भूलना, और अगली वीडियो का वेट करो और जुड़े रहो, बेल आइकन प्रेस कर दो अगर नहीं किया है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।